हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सबसे बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे यूपीआई भुगतान प्रणाली में आसियान देशों की मदद करेगा अपना भारत। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों से की पीएम मोदी ने मुलाकात। तो वहीं बताएंगे बांग्लादेश में कड़ी सुरक्षा के बीच दुर्गा पूजा उत्सव हुआ शुरू, कट्टरपंथियों के हमले का सता रहा है डर। बताएंगे कैसे थर थर कांपते हुए मोहम्मद यूनुस ने यह फैसला लिया है कि दुर्गा पूजा अलाउ की गई है बांग्लादेश में। वहीं बताएंगे भारत अब मुझे भी मारना चाहता है। जी हाँ, खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने उगला जहर कह दिया कि जो बाइडेन प्रशासन हुआ है फेल। बताएंगे कैसे दोस्तों माइंड गेम खेलता नजर आ रहा है ये खालिस्तानी आतंकी पन्नू। तो वहीं बताएंगे क्या भारत को लेकर फिर बदल गया मालदीव का मूड, दिल्ली से वापस लौटते ही बदजुबानी बोलने लगे मोहम्मद मुइजू। बताएंगे दोस्तों भारत से जाते उन्होंने क्या बात कही, साथ ही साथ बताएंगे जमीन सर्वे के बीच इस राज्य के सरकार का बड़ा ही अहम फैसला दोस्तों इतने जिलों में करने जा रही है ये बड़ा काम। बताएंगे अगर आप भी गाँव से जुड़े हैं, आपकी जमीनें हैं, तो इस राज्य से बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। सारी जानकारी बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि रतन टाटा जी एक बड़े ही महान व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्ति थे जिनके 0 हेटर्स थे, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां बात कर लेते हैं आसियान देशों की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं यूपीआई भुगतान प्रणाली में आसियान देशों की मदद करेगा अपना भारत। शिखर सम्मेलन में शांति समझौते पर भी बनी है सहमति। दरअसल भारत अब आसियान देशों की यूपीआई भुगतान प्रणाली और आधार प्रक्रिया लागू करने में मदद करेगा। 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और आसियान देशों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी। आसियान और भारत के संयुक्त बयान के मुताबिक शिखर सम्मेलन में शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, कृषि और जलवायु परिवर्तन में विविध चुनौतियों का समाधान करने पर भी दोनों पक्ष सहमत हुए। आसियान और भारत ने क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान दोनों पक्षों ने क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समुद्री सुरक्षा, नेविगेशन की स्वतंत्रता को बनाए रखने, निर्बाध वैध समुद्री वाणिज्य और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आसियान में ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों से पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। इस दौरान वो कई अन्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी मिले और भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने पर चर्चा की। पीएम मोदी अपने जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा से यहाँ पहली बार मिले। अभी पिछले ही हफ्ते इशिबा जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। जापान के पीएम से मिलकर उन्होंने बुनियादी ढांचे, संपर्क और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा की। जी हाँ, इसके अलावा वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और अपने सदाबहार दोस्त एंथनी अल्बनीज़ी से भी मुलाकात की। ऐसे में दोस्तों हमारा आपसे सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर आप बता सकते हैं तो जरूर बताइएगा। देखते हैं कितनी नॉलेज आपको कि भारत आसियान का सदस्य नहीं है, उसके बावजूद भी उन देशों के द्वारा इस समिट में यानी आसियान के समिट में क्यों बुलाया जाता है भारत को यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हम हिंट के लिए आपको बता देते हैं दोस्तों, ये कहानी इतिहास से जुड़ी हुई है। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। देखते हैं कौन एकदम सही आंसर देता है। तो वही नेक्स्ट खबर आपको बता दें इसी से जुड़ी, जहाँ लाओस में गायत्री मंत्र और श्री गणेश स्तुति से प्रधानमंत्री मोदी का हुआ स्वागत। दोस्तों दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब लाओस पहुंचे, इस दौरान वियंतियाने के होटल डबल ट्री में भारतीय समुदाय के सैकड़ों सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत किया। उन्होंने गायत्री मंत्र और श्री गणेश स्तुति गाकर प्रधानमंत्री मोदी का मन मोह लिया। पीएम मोदी भी उनके सुर में सुर मिलाते नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ के प्रमुख रॉयल थिएटर ऑफ लुआंग प्रवांग में रामायण का मंचन भी देखा। इसे फरालक फराराम के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, यहाँ तक कि उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं का आशीर्वाद भी लिया। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जहाँ पर दुर्गा पूजा के दिनों में क्या चल रहा है बांग्लादेश में बताते हैं आपको। दरअसल बांग्लादेश में कड़ी सुरक्षा के बीच मोहम्मद यूनुस की सरकार ने दुर्गा पूजा उत्सव मनाने का आदेश दे दिया है। कट्टरपंथियों के हमले का अभी भी डर सता रहा है। बता दें बांग्लादेश में मंदिर और मंडपों में कड़ी सुरक्षा के बीच दुर्गा पूजा उत्सव बुधवार को शुरू हुआ। अंतरिम सरकार ने बृहस्पतिवार को सप्तमी के अवसर पर आधिकारिक अवकाश की घोषणा की। बांग्लादेश में 5 दिवसीय दुर्गा पूजा उत्सव का समापन रविवार को देवी दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन के साथ होगा। अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के रविवार को प्रमुख शक्ति पीठों से एक ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा करने की उम्मीद है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद नेता काजोल देवनाथ ने पीटीआई भाषा से कहा कि हम आज दूसरे दिन बोले तो सप्तमी दुर्गा पूजा उत्सव मना रहे हैं। अभी कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। गत 5 अगस्त को शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़कर जाने के बाद हुई हिंसा के दौरान अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया था और उनके व्यवसायों, संपत्ति और धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ व आगजनी की गई थी। जी हाँ, यानी कि दोस्तों दुनिया भर में थू थू करवाने के बाद बांग्लादेश को अकल आती दिखाई दे रही है। दुर्गा पूजा पर बड़ा फैसला अब लेते दिखाई दे रहे हैं मोहम्मद यूनुस, क्योंकि पहले कई दिनों तक हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा हुई है। फिर दुर्गा पूजा के लिए जजिया टैक्स, नमाज के समय साउंड सिस्टम बंद रखने जैसे हिंदुओं पर निर्देश थोपे गए थे। इसका सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी विरोध हुआ और अब जब पूरी दुनिया भर में थू थू हुई है मोहम्मद यूनुस की, तो उस सरकार ने अब कुछ बड़े फैसले ले लिए हैं। इसके साथ ही खुद भी देशवासियों को दुर्गा पूजा
की शुभकामनाएं दी है यूनुस ने। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने उगला जहर, कहा भारत अब मुझे भी मारना चाहता है। तो वहीं बाइडेन प्रशासन को भी घेरने की कोशिश की। दोस्तों खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगलता नजर आ रहा है। उसने आरोप लगाया है कि भारत के खुफिया एजेंट अभी भी उसे मारना चाहते हैं। पन्नू ने बाइडेन प्रशासन की भी आलोचना की। उसने कहा कि बाइडेन प्रशासन अपनी शांत कूटनीति के कारण भारत सरकार को रोकने में विफल रही है। पन्नू को अमेरिका और कनाडा का शागिर्द माना जाता है। उसके पास इन दोनों देशों की नागरिकता है। वो अपने आकाओं के इशारे पर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। पिछले साल अमेरिका ने आरोप लगाया था कि भारत से जुड़े एजेंटों ने अमेरिकी कनाडाई नागरिक पन्नू की हत्या की कोशिश की थी। तो वहीं पन्नू ने कहा कि जोखिम बढ़ गया है। मोदी शासन को किसी भी परिणाम का सामना नहीं करना पड़ा है। उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराया गया है। वे क्यों रुकेंगे? भारत सरकार ने पन्नू को आतंकवादी घोषित किया हुआ है और उसके समूह सिख फॉर जस्टिस को प्रतिबंधित भी किया है। इसके बावजूद अमेरिका आतंकवाद की स्वघोषित परिभाषा के अनुसार खालिस्तानी आतंकवादियों को शरण दिए हुए हैं, जबकि मुस्लिम आतंकवाद को रोकने के लिए दुनिया भर के देशों पर बमबारी करता रहता है। जी हाँ, वही आपको बता दें क्या भारत को लेकर बदल गया मालदीव का मूड? दिल्ली से वापस लौटते ही क्या बोले मोहम्मद मुइजू, आपको सुनवा दें। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने भारत की आर्थिक सहायता एवं लगातार समर्थन के लिए बृहस्पतिवार को आभार जताया। पत्नी साजिदा मोहम्मद के साथ भारत की 5 दिन की राजकीय यात्रा समाप्त कर वापस लौटे राष्ट्रपति ने मालदीव को विशेष तौर पर मुश्किल समय में आर्थिक सहायता देने और लगातार समर्थन करने के लिए भारत के प्रति आभार जताया। मुइजू ने एक प्रेस बयान में भारत की आर्थिक सहायता के लिए आभार व्यक्त किया, जिसमें 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल की मियाद को 1 वर्ष बढ़ाना शामिल है। पदभार ग्रहण करने के बाद मुइजू की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर यह पहली भारत यात्रा थी। वहीं आपको बता दें पंच तत्व में विलीन हुए अनमोल रतन टाटा जी पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ उनका अंतिम संस्कार। जी हाँ, उद्योगपति रतन टाटा का मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वर्ली स्थित शमशान घाट में उन्हें पंच तत्व में विलीन किया गया। कोलाबा स्थित टाटा के आवास से लेकर एनसीपीए और फिर शमशान घाट तक लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। उनके अंतिम दर्शन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राजनीतिक, कारोबारी, खेल, मनोरंजन जगत के कई बड़े नाम पहुंचे। बुधवार को 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। महाराष्ट्र और झारखंड व गुजरात सरकार ने टाटा के निधन पर 1 दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान किया। इससे पहले रतन टाटा के पार्थिव शरीर को दक्षिण मुंबई स्थित राष्ट्रीय कला प्रदर्शन केंद्र में जनता के अंतिम दर्शन के लिए सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:55 तक रखा गया था। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताते हैं रतन टाटा जी की मौत पर पाकिस्तान ने खास प्रतिक्रिया दी है, लेकिन साथ में ब्रिटेन सहित इन देशों ने भी बड़ी कवरेज करी है। दोस्तों इनके मौत पर दरअसल पाकिस्तानी अखबार डॉन ने रतन टाटा की मौत की खबर देते हुए लिखा कि उन्होंने कई उच्च प्रोफाइल उपलब्धियों के साथ वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और विशाल भारतीय समूह की स्थापना की। रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे रतन टाटा ने कम उम्र में ही कारोबार संभाल लिया और अपने परिवार की विरासत को शानदार ढंग से बढ़ाया। ब्रिटिश अखबार द सन ने रतन टाटा की मौत की खबर को शीर्षक दिया कि अरबपति जैगवार, लैंड रोवर और टेटली के मालिक रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन। द सन ने अपनी खबर में बताया कि रतन टाटा भारत के सबसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाले उद्योगपतियों में से एक थे। उनका टाटा समूह ब्रिटिश मोटर ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर का मालिक है। टाटा समूह की वार्षिक आय $100 बिलियन से अधिक है। जी हाँ, तो वहीं बाकी दुनिया की यह कवरेज आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। दोस्तों वहीं आपको हम बता दें कि रतन टाटा जी वो मानुष थे जिनके लिए दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उनके लिए बुरा सोचता होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि वो जीरो हेटर वाले इंसान थे। जी हाँ दोस्तों, हर किसी के दिल में उनके लिए प्यार मोहब्बत ही था। वहीं बता दे परमाणु बम से दुश्मनों की सैटेलाइट उड़ा सकता है रशिया। अमेरिका के छूटे पसीने तबाही का है उसको डर। दरअसल अंतरिक्ष में परमाणु बम शायद जेम्स बॉन्ड फिल्मों के लिए भी एक अजीबोगरीब कहानी लग सकती है, लेकिन वास्तविक जीवन कभी कभी कल्पना से भी आगे निकल सकती है। खासकर बात तब जब रशिया और परमाणु बम की आती है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार रशिया एक नए प्रकार का परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। इसे खास तौर पर दुश्मनों के सैटेलाइट पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। लॉन्च होने के बाद यह कुछ समय के लिए अंतरिक्ष में रह सकता है, जो हफ्ते, महीने या साल भी हो सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें क्या किम जोंग उन ने दोस्त पुतिन की मदद के लिए यूक्रेन में भेजे हैं सैनिक। क्रेमलिन ने दिया जवाब। दोस्तों रशिया और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में कीव पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डोनेट्स्क के पास रूसी कब्जे वाले क्षेत्र में हवाई हमले में करीब 6 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए हैं। रशिया की तरफ से इस तरह की किसी भी रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। इस बात पर उठे सवाल का जवाब देते हुए क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ये एक और फर्जी खबर की तरह लगती है। हालांकि उन्होंने इस मामले पर विस्तार से बताने से इनकार किया है। जी हाँ, इस सप्ताह जारी की पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यूक्रेनी हवाई हमले में कम से कम 6 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए हैं। इस मामले पर दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए
और दोनों देशों के संबंधों को देखते हुए यह संभव है कि यूक्रेन के लड़ाई वाले इलाके में उत्तर कोरियाई सैनिक हो। जी हाँ, वही बता दें, सऊदी अरब को यूएनएचआरसी में छोटे से द्वीप देश ने दी है शिकस्त, मुंह ताकते रह गए क्राउन प्रिंस। जी हाँ, सऊदी अरब को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी में बुधवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब वो सदस्यता के लिए एक मामूली से देश से हार गया। ये परिणाम क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार प्रतिष्ठा को सुधारने की कोशिशों के लिए एक महत्वपूर्ण झटका है। सऊदी अरब ने पहले भी 2020 में इस परिषद का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था, लेकिन तब भी उसे निराशा का सामना करना पड़ा था। सऊदी अरब जो एशिया पैसिफिक समूह का एकमात्र उम्मीदवार था, उसको 5 सीटों के लिए हुए चुनाव में 117 वोट मिले, जबकि छोटे द्वीप देश मार्शल आइलैंड को 124 वोट प्राप्त हुए और वो 5वें स्थान पर रहा। वहीं बता दें, दिल्ली में मिली नशे की बहुत बड़ी खेप, रमेश नगर में 2000 करोड़ की कोकीन बरामद, मोहम्मद शैफी नाम का शख्स हुआ गिरफ्तार। दोस्तों, दिल्ली के रमेश नगर में गुरुवार को पुलिस को भारी मात्रा में कोकीन बरामद हुई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक करीब 200 किलो कोकीन हाथ लगी है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत की बात करें तो 2000 करोड़ इसकी आंकी गई है कीमत। एक अधिकारी ने बताया कि इस जब्ती का संबंध दक्षिण पश्चिम दिल्ली के महिपालपुर से 5000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 562 किलोग्राम नशीली दवाओं की बरामदगी से जुड़ा हुआ है। वहीं बता दें, सीएम मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब को इस स्मॉग से बचाने के लिए मिलकर प्रयास करे भारत और पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने दोनों देशों में प्रदूषण के कारण होने वाले स्मॉग के प्रभाव को कम करने के लिए भारत के साथ जलवायु कूटनीति का आह्वान किया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारत के पंजाब राज्य के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत के कई अन्य इलाकों में लोगों को हर साल अक्टूबर से फरवरी के महीनों के दौरान भारी वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। लाहौर और नई दिल्ली नियमित रूप से इस मौसम में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल होते हैं, जब किसान सर्दियों की फसल की तैयारी से पहले पराली जलाते हैं। मरियम ने बुधवार को जलवायु परिवर्तन लीडरशिप इंटर्नशिप कार्यक्रम में कहा कि भारतीय और पाकिस्तानी दोनों पंजाब को स्मॉग से निपटने के लिए संयुक्त प्रयास करने चाहिए। हवा की दिशा के कारण भारतीय पंजाब प्रांत में पराली जलाने से यहाँ पर असर पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें, एयर इंडिया एक्सप्रेस विस्तारा रतन टाटा की याद में इन फ्लाइट्स में हो रही है घोषणाएं। जी हाँ, टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन नवल टाटा की याद में एयर इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा बृहस्पतिवार को उड़ानों के दौरान ही घोषणाएं कर रही हैं। घोषणाएं ये हो रही हैं कि एयर इंडिया से जुड़े लोग विशेष रूप से भारतीय विमानन क्षेत्र में टाटा के योगदान के आभारी हैं। साथ ही आपको नेक्स्ट खबर बता दें, भारतीय नौसेना को मिलेगा अमेरिकी टारपीडो MK-54। आखिर इससे कैसे और कितने बढ़ेगी ताकत, बता दें। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत के लिए 53 MK-54 टारपीडो देने की सहमति दे दी है। कांग्रेस को इसका नोटिफिकेशन भी जा चुका है। अगर डील फाइनल होती है तो भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ जाएगी। ये टॉर्पीडो दुश्मन की पनडुब्बी को समंदर की गहराइयों में डुबा सकता है, उसकी वही कब्र बना सकता है। भारत ने इसके लिए अमेरिका से कहा था कि हमें इतने टॉर्पीडो चाहिए, जिसके बाद अमेरिका ने एक कदम उठाया है करीब 1470 करोड़ रुपए की। इस डील में रिकवरेबल एक्सरसाइज टॉर्पीडो यानी कि रेक्स टॉप एयर लॉन्च एक्सेसरीज, स्पेयर पार्ट्स, टॉर्पीडो कंटेनर, सपोर्ट टूल्स और ट्रेनिंग भी शामिल है। वहीं बता दें, अंतरिक्ष में फंसी क्या सुनीता विलियम्स के लिए बढ़ गया है खतरा। स्पेस स्टेशन पर लीक हो रही है हवा, लेकिन क्या है खबर, बता दें। अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर कई महीनों से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। दोनों को वापस लेने के लिए स्पेस एक्स का क्रू 9 भी रवाना हो चुका है, जिसकी मदद से अगले साल फरवरी में दोनों की वापसी धरती पर हो जाएगी। शुरुआत में सिर्फ हफ्ते भर के लिए दोनों एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर जाना था, लेकिन बाद में स्पेस क्राफ्ट में आए दिक्कत की वजह से वहां रुकने का समय बढ़ गया। इस दौरान इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर एक बड़ी दिक्कत आ गई। दरअसल 2019 से स्पेस सेंटर के रशियन सेगमेंट में हवा लीक हो रही थी, जो कि बाद में बढ़ गई। सुनीता के स्पेस स्टेशन पर रहने की वजह से लोगों की चिंताएं बढ़ गई है, लेकिन राहत भरी बात यह है कि हवा लीक होने की दिक्कत इतनी बड़ी नहीं है जिससे दोनों एस्ट्रोनॉट्स को कोई बड़ी समस्या हो। जहां से एयर लीक हो रही है उतने स्पेस को बंद कर दिया गया है। वहीं बता दें, चीन में जन्म दर, ठुस व बुजुर्गों की संख्या 30 करोड़ के पार। दोस्तों, जिनपिंग हुआ परेशान, अब दे दिए सख्त निर्देश। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बृहस्पतिवार को अपनी पार्टी को देश में बुजुर्गों की तेजी से बढ़ती आबादी पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है। चीन में बुजुर्गों की संख्या 30 करोड़ हो गई है, जिससे विवाह और जन्म दर में गिरावट के कारण जनसांख्यिकी संकट बढ़ गया है। चीन की 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की आबादी 2023 के अंत तक 30 करोड़ हो गई है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की बृहस्पतिवार की रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि ये 2035 तक 40 करोड़ से अधिक हो जाएगी और 2050 तक इसके 50 करोड़ पर पहुंचने की संभावनाएं हैं। जी हां, चीन में शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की पूर्व संध्या पर शी जिनपिंग ने बुजुर्ग लोगों को शुभकामनाएं देते हुए सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की समितियों और सभी रेस्तरां की सरकारों से बुजुर्गों से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। वहीं बता दें, उमर अब्दुल्ला दूसरी बार जम्मू कश्मीर के सीएम बनेंगे। जी हां, विधायी
विधायकों ने नेता चुन लिया, आज दावा करेंगे पेश। दरअसल जम्मू में नई सरकार के गठन के लिए गुरुवार बोले तो 10 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक हुई। मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुना गया। उमर जम्मू कश्मीर के नए सीएम होंगे। इंडिया गठबंधन का 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करेगा और सरकार गठन का दावा पेश करेगा। शपथ ग्रहण समारोह 13 या 14 अक्टूबर को होने की उम्मीद है। राज्य सरकार में कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी कांग्रेस को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है। कांग्रेस की ओर से डूरू से विधायक जीए मीर या प्रदेश अध्यक्ष और सेंट्रल शारटेंग के विधायक तारिक हामिद कर्रा में किसी एक को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल सकता है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6 और सीपीआई को 1 सीट मिली। बहुमत का आंकड़ा 46 है। वहीं बता दें दोस्त, इजराइल कर रहा मांग, फिर भी हमास और हिजबुल्लाह के प्रति क्यों नरम है भारत। बता दें इजराइल की ओर से गाजा में 1 साल से हमले किए जा रहे हैं। वहीं बीते कुछ समय से लेबनान में भी इजराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास को निशाना बनाते हुए हमले करने की बात कही है, जिनको वो आतंकी संगठन कहता है। इजराइल ने दुनिया भर के देशों से हमास और हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की। उसकी इस मांग को अनसुनी करने वाले देशों में भारत का भी रोल है। सदानंद धूमे ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखे लेख में इसकी पड़ताल की। आखिर इजराइल से अच्छे रिश्ते के बावजूद भारत सरकार हमास और हिजबुल्लाह पर क्यों नरम है, तो आपको बता दें उन्होंने कहा कि भारत में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की इजरायली हमले में मौत के बाद भीड़ सड़कों पर उतर आई और कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। भारत में सड़क और सोशल मीडिया दोनों जगह नसरुल्लाह का समर्थन किया गया। एक आतंकवादी के लिए खुला समर्थन भारत सरकार के इस्लामी आतंकवाद के प्रति कमजोरी को उजागर करता है। हिजबुल्लाह और हमास को आतंकवादी गुट घोषित करने में भारत की विफलता आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध को भी बाधित करती है और अपनी जमीन पर कट्टरपंथ से लड़ाई को भी कमजोर करती है। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें वन नेशन वन इलेक्शन, केरल विधानसभा ने इसके खिलाफ पारित कर दिया प्रस्ताव। जी हां, केरल के विधानसभा ने बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वो एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी देने के अपने फैसले को वापस ले, क्योंकि ये अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव की अनुशंसा रामनाथ कोविंद पैनल द्वारा की गई है। ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की ओर से राज्य के विधायी कार्य मंत्री एम.बी. राजेश ने पेश किया। राजेश ने कहा कि ये प्रस्ताव देश की संघीय प्रणाली को कमजोर करेगा और भारत के संसदीय लोकतंत्र की विविधतापूर्ण प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा। वहीं बता दें अब महाराष्ट्र में चलेगा हरियाणा का फार्मूला। चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने चल दिया बड़ा दाव। जी हां, महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले एकनाथ शिंदे सरकार ओबीसी वर्ग को आकर्षित करने के लिए बड़े कदम उठाने वाली है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार यानी 10 अक्टूबर को कहा कि वो केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि वो गैर क्रीमी लेयर के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आय सीमा की को मौजूदा 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख प्रति वर्ष करें। गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का अर्थ होता है कि संबंधित व्यक्ति की पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से कम है। ओबीसी श्रेणी में आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए इस कागजात की आवश्यकता होती है। साथ ही आपको बता दें एक सर्वे के अनुसार 70% लोग मोदी का चेहरा टीवी पर देख चैनल बदल देते हैं। दीप अग्रवाल का बड़ा बयान। दोस्तों, हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि 70% लोग जब टीवी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखते हैं तो वो चैनल को बदल देते हैं। ये सर्वे राजनीतिक क्षेत्र और मीडिया के प्रभाव पर गहरी नजर रखने वाले संगठनों द्वारा किया गया है। सर्वे का मुख्य उद्देश्य ये जानना था कि आम जनता के बीच प्रधानमंत्री मोदी की टीवी पर मौजूदगी का क्या प्रभाव पड़ता है। सर्वे में भाग लेने वाले लोग विभिन्न आयु वर्ग, सामाजिक पृष्ठभूमि और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से थे, जिससे निष्कर्ष व्यापक और समग्र बने। सर्वे के नतीजों में ये पाया गया है कि 70% लोग टीवी पर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा देखने के बाद चैनल बदलने का विकल्प चुनते हैं। इनमें से कई लोगों ने राजनीतिक थकावट, एक तरफा मीडिया कवरेज या लगातार दिखाए जाने वाले नेताओं के बारे में उबने की वजह बताई है। दोस्तों, ये दीप अग्रवाल का आप ट्वीट देख पा रहे होंगे जो हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया है। जबकि दोस्तों रियलिटी क्या है, अगर हम आपसे ये सवाल पूछें, क्योंकि हम नहीं कहते ये रिपोर्ट किसने किया है, कैसे किया है, कितना सच है, कितना झूठ है, लेकिन दोस्तों हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टीवी पर देखने के बाद क्या चैनल को बदलते हैं? दोस्तों जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं मैक्सिमम लोग क्या कहती है, ताकि उस रिपोर्ट को हम यहाँ पर झूठ या सच्चा साबित कर सके। तो दोस्तों भारी मात्रा में कमेंट करिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को और भी लोगों में शेयर करिएगा, ताकि वो भी कमेंट करके अपनी राय रख सके, जिससे कि ज्यादातर लोग कमेंट करेंगे तो पता चल सकेगा कि रियलिटी क्या है उस रिपोर्ट की, या झूठा रिपोर्ट है या सच्चा रिपोर्ट है। तो वहीं दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां पर उत्तर प्रदेश में किसानों को 1 लाख अनुदान आवेदन हुए शुरू। जी हां, उत्तर प्रदेश में खेती करने वाले किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार प्रदेश के किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर भारी अनुदान दे रही है। खबर के अनुसार योगी सरकार कृषि यंत्र, कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर और स्मॉल गोदाम पर अनुदान का लाभ दे रही है। इसके लिए किसानों से ऑनलाइन के द्वारा आवेदन
आमंत्रित किए गए हैं। बता दें कि कृषि यंत्रों को खरीद के लिए किसानों को 10,000 से 1 लाख तक अनुदान दिया जाएगा, तो वहीं बुकिंग के लिए किसानों को 2500 रुपए जमा करने होंगे। इसको लेकर कृषि विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है। कैसे आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, पूरी जानकारी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको हम वेबसाइट बता देते हैं मुंह से, जहां पर www.agriculture.up.gov.in पर जाकर के दोस्तों आप बुकिंग कर सकते हैं। वहीं बता दें अंतिम खबर, जहां जमीन सर्वे के बीच नीतीश कुमार सरकार का अहम फैसला 21 जिलों में होने जा रहा है। बड़ा काम, जी हाँ, जैसा कि आप ऐसी खबरें पहले भी सुन रहे होंगे दोस्तों, लेकिन बता दें बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मुख्यालय में तैनात वरीय अधिकारी ऑनलाइन सेवाओं की यानी बिहार लैंड सर्विसेज ऑनलाइन की सुस्ती की जांच के लिए अंचल एवं जिला कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे। पहले चरण में इसी महीने 21 जिलों में ये अधिकारी जाएंगे। विभाग के सचिव जय सिंह ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर इन अधिकारियों के निरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जय प्रियदर्शनी भोजपुरी, पश्चिमी चंपारण, नवादा एवं बांका में विशेष सर्वेक्षण कार्यों की जमीनी सच्चाई की जांच करेंगे। विभाग के विशेष सचिव महफूज आलम को अररिया, कुर्सा काटा, सहरसा, 70 कटैया, रोहतास, नौहट्टा, मधेपुरा एवं पुरैनिया अंचल की जांच का जिम्मा दिया गया है। तो वहीं चकबंदी निदेशक राकेश कुमार को पटना, मोकामा, अररिया, सिटी, सुपौल, निर्मली, सहरसा एवं बनमाई, टहरी अंचल की जांच की जवाबदेही दी गई है। बाकी नाम आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे दोस्तों। मेन नाम आपको बता दें, भू अर्जन कमलेश कुमार को मधुबनी एवं मधवापुर अंचलों की जांच का जिम्मा सौंपा गया है दोस्तों। बहरहाल ये थी सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता है अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में। मिलता है अगली खबर।